हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज हम इससे आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हमने कल बात की थी जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारी हेल्प करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया था जो फर्मेंटेड बेवरेजेस आई थी, उसमें हमने देखा था कि जो फंगस है जिसका नाम क्या है सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई है, वो किस प्रकार से हेल्प कर रहा है। अलग अलग जो आपको अल्कोहल देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जो बेवरेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, किसकी हेल्प से वो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं एक ईस्ट की हेल्प से, जिसे हमने कहा था सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई थी तो यहाँ पे जो सोर्स लिया गया था, जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, तो हमने क्या लिया था, एक सोर्स लिया था। जो स्टार्च का कोई भी सोर्स ले लिया, वो सोर्स क्या हो सकते हैं, वो कुछ ग्रेन्स, कुछ अनाज हो सकता है या फिर फ्रूट हो सकते हैं। उसमें क्या हुआ, जब ये ईस्ट को मिलाया गया तो इसने क्या किया, फर्मेंटेशन किया, और फर्मेंटेशन के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया था, अल्कोहल आया था प्लस CO2 आया था। तो यहाँ पे जो मेन जो प्रोडक्ट था वो क्या था, अल्कोहल था। साथ ही हमने क्या जाना, जब अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो 13% हो जाती है, यानी 13% हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो ईस्ट था, ईस्ट की डेथ होने लग जा रही थी, क्योंकि जो ईस्ट होता है वो 13% से ज़्यादा अल्कोहल के अमाउंट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। तो जब यहाँ पे 13% में ईस्ट की क्या हुई, डेथ होनी शुरू हो गई, तो क्या हुआ, जो अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन था वो कम था। अब यदि अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस देखी थी जिसे हमने क्या कहा था, डिस्टिलेशन कहा था। यानी कि अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो वहाँ पे जो हमें मिला था, जो हमें लिक्विड मिला था, उसकी डिस्टिलेशन करा दी। डिस्टिलेशन के बाद अगर डिस्टिलेशन के बेसिस पे हमारे पास दो प्रकार के अल्कोहल आए थे, एक तो था कि विदाउट डिस्टिलेशन, दूसरा था विद डिस्टिलेशन। अब विदाउट डिस्टिलेशन यानी बिना डिस्टिलेशन के जो अल्कोहल हमारे पास आते वो क्या आए थे, वाइन और बियर आई थी। यानी वाइन और बियर में क्या होगा, अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। सेकेंड हमारे पास आया था विद डिस्टिलेशन। अब जो डिस्टिलेशन के थ्रू जो हमारे पास अल्कोहल आई वो क्या है, विस्की है, रम है और ब्रांडी है। यानी इन तीनों ही लिक्विड में, इन तीनों ही बेवरेजेस में क्या होगा, जो अल्कोहल का जो अमाउंट था वो हाई था। नेक्स्ट हमने इसके बाद जो देखा था, हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था। एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने क्या जाना, सबसे पहली एंटीबायोटिक्स का क्या नाम है, पेनिसिलिन है, और इसे किसने डिस्कवर्ड किया है, इसे जो डिस्कवर्ड किया है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर्ड किया था, वो जब स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था तो उसने क्या देखा कि वो जो पेट्री डिश थी, यानी जिसमें वो स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया थे, वहाँ पे क्या हुआ, उसके आसपास कुछ फंगस उसने देखी, और वो उस फंगस, जहाँ पे वो फंगस थी, उस फंगस के आसपास क्या थी, बैक्टीरिया नहीं थी। यानी उसी पेट्री डिश में बैक्टीरिया भी था, उसी पेट्री डिश में क्या थी, एक फंगस भी उग गई थी, पर क्या हुआ था, वो उस फंगस के आसपास बैक्टीरिया नहीं था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या नोटिस किया कि जहाँ पे वो फंगस है वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, और वो कौन सा बैक्टीरिया था, वो था पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम ने क्या किया, एक सब्सटेंस सिक्रीट किया जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था, और उसे क्या नाम दिया गया, उसे एंटीबायोटिक नाम दिया गया। तो पेनिसिलियम नोटेटम से कौन सी एंटीबायोटिक हमें प्राप्त हुई, वो हुई पेनिसिलिन हमें प्राप्त हुई। यानी पेनिसिलियम नोटेटम से हमें क्या मिल रहा है, पेनिसिलिन मिल रही है। उसके बाद हमने देखा जो इसका फुल पोटेंशियल था, किसका, जो पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं बताया था। हमारे पास दो साइंटिस्ट आए थे, फ्लोरी और चेन आया था, तो इन्होंने क्या किया था, फुल पोटेंशियल बताया था पेनिसिलिन का, यानी फुल यूज बताए थे कि पेनिसिलिन को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि पेनिसिलिन का जो यूज होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। तो फिर क्या हुआ, फ्लोरे और चेन ने क्या किया, इसका फुल पोटेंशियल बताया।
साथ ही हमने क्या जाना, 1945 में इन तीनों को किनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, फ्लोरे हो गया और चेन, इन तीनों को ही क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के लिए। यहाँ पे आपके पास एक एंटीबायोटिक है, उसका सोर्स है, और किस डिजीज के लिए इस एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है वो आपने कल देखा था। इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है वो आता है एंजाइम्स एंड केमिकल्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो माइक्रोब्स होते हैं किस प्रकार से हेल्प करते हैं उन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के निर्माण में। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम केमिकल्स के बारे में देखेंगे। केमिकल्स में कुछ एसिड्स हमारे पास आए हैं। आपने क्या करना है, ये जो सारे जो एसिड्स हैं आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको याद रखना है कि कौन कौन से एसिड्स होते हैं, किस प्रकार के माइक्रोब से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिट्रिक एसिड आता है जो एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है। सेकेंड जो आता है एसिटिक एसिड आता है जो एसिटोबैक्टर एसिटाई से हमें प्राप्त होता है। थर्ड हमारे पास लैक्टिक एसिड आता है जो लैक्टोबैसिलस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्यूटायरिक एसिड आता है जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास एथेनॉल आता है जो सेकेरोमाइसिस सर्विसियाई से प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया था ये भी क्या है, फंगस है, और ये भी क्या है, फंगस है। और अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे क्या है, जो एथेनॉल हमने कहा था, एथेनॉल क्या है, एसिड नहीं है, यहाँ पे ये अल्कोहल है। बट आपकी बुक में इन सब का ही एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये सारे ही आपको याद होने चाहिए कि कौन सा जो एसिड है किस माइक्रोब से हमें प्राप्त हो रहा है। तो आपने क्या देखा, तीन प्रकार के जो हमारे पास एसिड आते हैं वो बैक्टीरिया से हमारे पास आते हैं, एक प्रकार का जो आता है वो फंगस से आता है। बैक्टीरिया से कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तीन आपको नाम याद रखने हैं। आपने देखा एसिटोबैक्टर से हमें क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिल रहा है। लैक्टोबैसिलस से हमें क्या मिल रहा है, लैक्टिक एसिड मिल रहा है। क्लोस्ट्रीडियम से हमें क्या मिल रहा है, हमें ब्यूटाइरिक एसिड मिल रहा है। वही अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस का क्या नाम है, एस्परजिलस से हमें क्या मिल रहा है, सिट्रिक एसिड मिल रहा है। तो ये जो एस्परजिलस फंगस है ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें एसिड प्रोवाइड करा रहा है। और ये वाला जो फंगस है जिसका क्या नाम है, सेकेरोमाइसिस सर्विसियाई, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें अल्कोहल दे रहा है। अल्कोहल यानी कि जब आपने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था तो तब क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा था, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था। चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास आते हैं, अब हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। यहाँ तक का हमने कल कवर कर लिया था। जो एंजाइम्स जो हमारे पास टॉपिक आता है वो नया है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने केमिकल्स देखे कि कौन कौन से जो केमिकल्स होते हैं किस माइक्रोब से हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब हम देखेंगे एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कुछ माइक्रोब से प्राप्त होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवी से हमें प्राप्त होते हैं। तो जब हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे एंजाइम्स यूज्ड इन वेरियस फील्ड आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो यूज होता है वो बहुत डिफरेंट फील्ड में होता है, अलग अलग क्षेत्रों में हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका हम अलग अलग प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स कहाँ से हमें मिल रहे हैं, माइक्रोब से हमें मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से वो एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, आपको यहाँ पे सोर्स नहीं दिया गया। आपके बुक में ये नहीं बताया गया है कि कौन सा जो एंजाइम्स है उसका क्या सोर्स है। आपको क्या बताया गया है, आपको एंजाइम्स का नाम दिया गया है और क्या बताया गया है, उसका यूज बताया गया। तो सबसे पहला जो एंजाइम्स हमारे पास आता है वो आता है लाइपेज। तो पहला जो एंजाइम्स है वो क्या है, लाइपेज है। लाइपेज कहाँ से प्राप्त हो रहा है ये आपको नहीं बताया गया है। आपको क्या बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि लाइपेज का क्या यूज है। तो आप देखेंगे लाइपेज यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्प्स इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। यहाँ पे क्या बता रहा है, जो लाइपेज होता है, लाइपेज किस लिए यूज होता है, ये फैट को तोड़ने के लिए यूज हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है, फैट को तोड़ने के लिए। फैट यानी कुछ जो भी ऑयली जो चीजें होती हैं उसे तोड़ने के लिए।
और उसे क्यों तोड़ने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे कपड़ों पे कुछ ऑयली पैचेस लग जाते हैं, यानी तेल के जो धब्बे लग जाते हैं, वो इजीली रिमूव नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लाइपेज एंजाइम का यूज किया जाता है। कहाँ पे? डिटर्जेंट में उसे ऐड किया जाता है। तो लाइपेज क्या करता है, इजिली फैट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और जैसे ही वो ब्रेक करेगा, जो ऑयली पैचेस होंगे, यानी ऑयली पैचेस वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा, जो लाइपेज का यूज कहाँ पे हो रहा है, डिटर्जेंट पे हो रहा है। और किस इंडस्ट्री में? जो लॉन्ड्री होती है, यानी कि जो कपड़ों से संबंधित जो भी होते हैं, वहां पे लाइपेज का यूज हो रहा है। सेकेंड जो हमारे पास एंजाइम आता है, वो आता है पैक्टिनेज। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। अब इन दोनों का यूज कहाँ होता है? इन दोनों का यूज होता है, जैसे कि हाँ, आप जब जूस पीते हैं तो जूस के साथ साथ क्या होती हैं, जूस में सिर्फ वहाँ पे फलों का रस नहीं होता है, बल्कि कुछ फलों की कुछ सेल्स भी होती हैं, जो कि डाइजेस्ट कराने में कौन हेल्प कराता है? पैक्टिनेज हेल्प कराता है और प्रोटीएज हेल्प कराता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रोटीएज और पैक्टिनेज का यूज कहाँ पे हो रहा है? जो जूस जो बन रहे हैं, जूस में हम उन्हें ऐड कर रहे हैं। और इनका क्या यूज है? जो फ्रूट की जो सेल्स होती हैं या फिर कुछ और भी उसके साथ होता है, यानी यहाँ पे सिर्फ लिक्विड नहीं है, लिक्विड के साथ और भी चीजें आती हैं। जो फलों की जो सेल्स होती हैं, उन्हें डाइजेस्ट कराने में ये जो दो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप का आता है, वो आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एंजाइम है, इसे आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये क्या है? सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। तो जब भी हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक के पेशेंट को क्या दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। तो हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक का क्या रीजन है? तो हमने देखा था, जब भी हार्ट को ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे क्या आता है, ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होती है? ब्लड सप्लाई सबसे पहले हार्ट को कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी करती है। यानी कि आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। अब यहाँ से जो कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या कर रही है? ये यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। ऑक्सीजन को क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है। क्या हुआ कि ऑक्सीजन अगर सप्लाई नहीं हुई तो क्या होता है, यहाँ पे जो हार्ट की जो सेल्स होती हैं, हार्ट की जो सेल्स डेड होने लगती हैं, और इसी से क्या होता है, हार्ट अटैक जनरेट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हार्ट अटैक क्यों जनरेट हो रहा है, ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड नहीं हो पा रही है? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो गई हो, यानी ब्लड वेसल्स में क्या हो रही है, ब्लॉकेज हो जा रही है। जब ब्लॉकेज क्यों हो जा रही है? कि वहाँ पे कुछ जम गया है, कुछ क्लॉट हो गया है, वहाँ पे कुछ जम गया है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है। जब ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो गया, जम गया, यानी वेसल्स जो होती हैं वो जम जा रही हैं, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्या है, ब्लड पास नहीं हो पा रहा है। ब्लड पास नहीं हुआ, ऑक्सीजन पास नहीं होगी, तो क्या हुआ, जो हमारे हार्ट की जो सेल्स थी वो क्या थी, वो डेड होने लगी थी, और इसी से क्या हो गया, उसी से हार्ट अटैक जनरेट हो गया। तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसका क्या फंक्शन है, क्यों हम हार्ट अटैक आने पे स्ट्रेप्टोकाइनेज को देते हैं उस पेशेंट को। तो आप पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय, अब देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय अ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग अ क्लॉट फ्रॉम अ ब्लड वेसल्स ऑफ अ पेशेंट। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ पे यूज हो रहा है? जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज हो रहा है। कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस। ये आपको नाम याद रखना है। और कैसे यूज होता है? एज अ क्लॉट बस्टर, यानी कि ये जो वहाँ पे जो क्लॉट जम जाता है, जो वहाँ पे खून जम जा रहा है, तो उस खून को क्या करता है, वो उस क्लॉट को तोड़ने में काम करता है। तो ये क्या करता है, जो क्लॉट होता है, क्लॉट को रिमूव करता है ब्लड वेसल्स से। इसीलिए वहाँ पे क्या होती है, जैसे ही वो क्या करेगा, क्लॉट को रिमूव करेगा, वैसे ही जो ब्लड का फ्लो हो जाएगा, यानी वहाँ से जो खून जम गया है वो खून का संचार हो जाएगा। प्लस क्या होगा, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कैसे पेशेंट को दिया जा रहा है जिसमें हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। तो अभी तक आपने क्या देखा, आपने पढ़ा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम्स है जिसे हार्ट अटैक के मरीज को दे रहे हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये हमें प्राप्त हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस से।
तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या काम करता है? एज अ क्लॉट बस्टर काम करता है, क्योंकि क्या हुआ कि हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरी थी वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही थी। समहाउ क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड था वो सप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्लॉट हो गया, वहाँ पे खून जम गया। तो यहाँ पे जैसे ही हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज किया, उसने क्या किया, वो जो जमा हुआ खून था, वो जो क्लॉट था उसे तोड़ दिया। वैसे ही क्या हुआ, ब्लड की सप्लाई होनी शुरू हो गई, और जैसे ही ब्लड की सप्लाई हुई यानी ब्लड हमारे हार्ट में आया, वैसे ही हमारे हार्ट को ऑक्सीजन भी मिल गई, और यहाँ पे क्या हुआ, जो हार्ट अटैक का जो पेशेंट था उसे रिलीफ यहाँ पे मिला। तो ये जो एंजाइम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसे आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने 3 एंजाइम्स के बारे में आपको बताया है, ये आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में। चलिए, ये तो पढ़ा हमने एंजाइम्स के बारे में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला हमारे पास जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वैसे किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? ये माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस प्रकार से जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस कराने में हेल्प कराते हैं। तो सबसे पहला जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे पास आया वो आया साइक्लोस्पोरिन। ये क्या है? साइक्लोस्पोरिन है। तो जो साइक्लोस्पोरिन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। कहाँ से? ये होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये प्रोड्यूस होता है। और ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ये क्या है? फंगस है। कौन सा है? ये फंगस है। तो इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। यानी कि जो साइक्लोस्पोरिन का जो यूज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में हो रहा है। अब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है? जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, यानी दबा देता है, या फिर उसे कुछ टाइम के लिए क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है, पार्शियली इनएक्टिव कर देता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है और किस स्थिति में ऐसा हो रहा है? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जब हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, यानी कौन सी अपनी सेल है कौन सी अपनी सेल नहीं है उसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो हमने उसी टाइम पढ़ा था जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो दूसरे के ऑर्गन को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है। तो हमारे पास 2 प्रकार की इम्यूनिटी आई थी। सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या आई थी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है ये जो ह्यूमन सेल्स होती है इसे ये एक्सेप्ट कर लेती है, यानी जो ह्यूमन सेल्स होंगी उसे एक्सेप्ट कर लेगी पर बैक्टीरिया को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि हमारे पास 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। सबसे पहले हमने बात की थी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, दूसरा हमने बात की थी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है ये बैक्टीरिया को रिजेक्ट करती है, यानी ये ह्यूमन सेल्स को रिजेक्ट नहीं करती है। पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है? ये फॉरेन सेल को क्या करती है? रिजेक्ट करती है, चाहे वो ह्यूमन सेल ही क्यों ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि किसी की किडनी फेल हो गई है। अब अगर उसे किडनी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यानी किसी और की किडनी हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करती है, वो ये डिटेक्ट कर लेती है कि ये जो सेल है ये इस बॉडी का सेल नहीं है, यानी ये क्या है, ये दूसरी बॉडी का सेल है।
भले ही वो क्या है, वो हम ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी एक ह्यूमन की किडनी को दूसरे ह्यूमन में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, बॉडी का डिफरेंस है। तो क्या होता है कि जो साइक्लोस्पोरिन होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। ये क्या करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा, यानी कुछ टाइम के लिए क्या कर देगा, उसे इनएक्टिव कर देगा या पार्शियली इनएक्टिव कर देगा, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो ट्रांसप्लांट किया गया जो ऑर्गन है उसे एक्सेप्ट करने लगता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपके पास क्या आया, एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल आया जिसका क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन है। तो साइक्लोस्पोरिन हमें कहाँ से मिल रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हमें मिल रहा है। और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम क्या है, एक फंगस, एक फंजाई है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है या फिर उसे पार्शियली इनएक्टिव कर देता है। कब किया जा रहा है ये, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पे हो रहा है। तो हमने क्या कहा था, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे पास आती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जब ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात की जाए तो ये जो होता है ये ह्यूमन सेल को रिजेक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को या पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें क्या करता है, उन्हें रिजेक्ट करता है। यानी कि जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आएगी तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी उसका वहाँ पे रोल नहीं होगा, पर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी वो क्या करती हैं, वो इसे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसे रिजेक्ट कर देती हैं। तो जब भी किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो सबसे पहले तो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। आपने जब इम्यूनिटी का टॉपिक पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जब भी यहाँ पे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा वहाँ पे पहले ब्लड टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। जब सारे ही टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, सही आ जाते हैं, तभी वहाँ पे ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उसी टाइम पे क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन भी दिया जाता है जो क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा और धीरे धीरे जो इम्यून सिस्टम होता है वो ट्रांसप्लांट ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो सेकंड जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हमारे पास आता है वो आता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या आता है, स्टैटिन्स। तो जो स्टैटिन्स होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरिस। अब मोनास्कस परप्यूरिस क्या है, एक ईस्ट है, जहाँ जिसका यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इट एक्ट बाय completely inhibiting the enzymes responsible for the synthesis of a cholesterol। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो स्टैटिन्स होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, वो मोनास्कस परप्यूरिस से प्रोड्यूस होता है। और जो मोनास्कस परप्यूरिस है वो क्या है, एक ईस्ट है। इसका यूज क्या कैसे होता है, एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, यानी ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। तो ये जो दोनों ही बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस प्रकार से हमारे जो घरों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। और थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है जो माइक्रोब्स होते हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट में किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसे आप क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं, कंटेन्स large amount of organic matters and microbes which are pathogenic and can't be discharged into natural water bodies like rivers and streams। तो जो सीवेज होता है, सीवेज क्या होता है, सीवेज में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और बहुत सारे पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं।
तो सबसे पहले हम देखें जो सीवेज होता है, सीवेज के सोर्स क्या होते हैं। तो अगर हम अपने घर से एग्जांपल लें, तो जो भी आपका जो किचन से जो भी आपका जो वेस्ट वाटर निकलता है, जो भी आपके बाथरूम से वेस्ट वाटर निकलता है, या फिर जो भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है, वो सारा ही जो पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। यानी सीवेज में आपका जो जितना किचन का जो भी गंदा पानी होता है, आपका वॉशरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, जो भी पानी होता है और जो भी इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, वो सारा किस में आता है, सीवेज में आता है। अब इस सीवेज में आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। ऑर्गेनिक मैटर इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसमें जो एक्सक्रीशन के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ऐड होगा, और अदर जो भी पानी होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। साथ ही इसमें क्या होगा, बहुत सारे जो पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स होंगे, यानी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीमारी को कॉज करते हैं, बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हानिकारक माइक्रोब्स, हानिकारक सूक्ष्म जीव भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे जो कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो जितनी जनसंख्या होगी उतना ही क्या होगा, उतना ही यहाँ पे सीवेज भी होगा। तो जितना सीवेज होगा तो उसे सीवेज के निवारण के लिए उतनी ही बड़ी हमें क्या बनानी पड़ेगी, उतने ही लार्ज अमाउंट पे हमें उसका निवारण करना पड़ेगा। तो अगर सीवेज को हम ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में डाल दी जाए, यानी हमने नदियों में डाल दिया या फिर हमने जो भी वाटर बॉडीज़ थे अगर वहाँ पे सीवेज का पानी डाल दिया, तो क्या होगा, पूरा ही पानी क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी। अब जानते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी जो रिवर्स होते हैं, वो इनका जो पानी होता है हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे यूज़ करते हैं जिससे कि क्या होता है, पानी और रिवर का पानी और हमारा क्या होता है, डायरेक्ट संपर्क होता है। और अगर जो वेस्टेज है, जो सीवेज का जो पानी अगर वहाँ पे हम डालें, तो जो बीमारियाँ होंगी वो क्या होंगी, बहुत जल्दी ही डेवलप होंगी और बहुत जल्दी संक्रमित होंगी। तो क्या होता है कि ये जो सीवेज होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम आपने क्या देखा, जो भी सीवेज है, सीवेज में बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत सारे पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे हम बिना ट्रीटमेंट के से नहीं डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि जो सीवेज होता है, सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो स्पेस होता है जहाँ पे कि पानी का उपचार किया जाता है, पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे पानी का, जो सीवेज का होता है, सीवेज के पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है और पानी को दूषित पानी से उसे शुद्ध पानी में बदला जाता है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, टू मेक इट लेस polluting by using a heterotrophic microbes naturally present in sewage। तो यहाँ पे क्या आता है कि लेस polluting वाटर में या तो कम प्रदूषित पानी में उसे बदला जाएगा, या फिर उसे पूरा ही क्या किया जाएगा, पूरा ही प्यूरिफाई किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स का यहाँ पे हेल्प ली जाती है। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स कौन होते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पे आश्रित होंगे, यानी हेट्रोट्रॉप है, क्या है, परपोषी माइक्रोब्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो आप देखेंगे जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 स्टेप में यहाँ पे पूरा होता है, जिसे आपने कहा था प्राथमिक ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हमारे पास क्या है, अभी तक आपने क्या देखा, सीवेज क्या होता है और जो सीवेज होता है वो कहाँ कहाँ से इकट्ठा होता है। सेकेंड हमने देखा कि जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो कहाँ होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हम किस प्रकार के माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 2 स्टेजेस हमारे पास आती हैं, और 2 स्टेजेस में सबसे पहली जो स्टेज आएगी वो आएगी प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब फिजिकल ट्रीटमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो ट्रीटमेंट होगा जिसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा और फिजिकल ट्रीटमेंट कहा, यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार के माइक्रोब का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे फिजिकली ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिजिकली ट्रीटमेंट में क्या आएंगे, 2 चीज़ें आएंगी, एक तो फिल्ट्रेशन आएगा, दूसरा सेडिमेंटेशन आएगा।
तो फिजिकली हमने कैसे ट्रीट किया, जैसे कि हमने देखा कि जो सीवेज था उसमें बहुत सारा क्या थे, बहुत सारा वेस्ट था। उसमें ऐसा भी वेस्ट था कि जो ऊपर ही ऊपर तैर रहा था, ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहा था, जैसे कि क्या हो गया, पॉलीथीन हो गई है और भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो वो क्या कर रही थी, वो ऊपर ही ऊपर क्या कर रही थी, तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी। तो इस प्रकार के वेस्टेज को हमने किस प्रकार से हम इसे रिमूव करते हैं, फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन आपने फिल्टर किया यानी छान करके। तो इसका एग्जांपल आप अपने घरों में भी ले सकते हैं कि जैसे आपने क्या किया, आपने घर में पानी था, बाल्टी में पानी भर के रखा। अब पानी में क्या हुआ, बहुत सारे जो सूखे पत्ते थे, बहुत सारे जो धूल के कण थे, या जो पन्नी थी वो क्या थी, वो उड़ के उसमें आ गई। अब आपने क्या किया, अब अगर आपको ये जो ऊपर जो फ्लोट हो रहा था, जो सूखे पत्ते थे, जो पन्नियाँ थी, पॉलीथीन थी, उसे हटाना था, तो आपने क्या किया, उसे क्या किया, फिल्टर कर दिया, उसे छान दिया। तो आपने या तो छन्नी का यूज़ किया या किसी कपड़े का यूज़ किया छानने के लिए, और आपने पानी क्या कर दिया, दूसरी बाल्टी के ऊपर से एक छन्नी रखी या फिर एक कपड़ा रखा, और उस जो पानी था जिसमें क्या था, जिसमें सूखे पत्ते पड़ गए थे या पॉलीथीन पड़ गई थी, उसे दूसरी बाल्टी में उसे उड़ेल दिया। तो क्या हुआ, जो फिल्टर जो ऊपर फ्लोट कर रहा था, जो तैर रहा था, वो क्या हो गया, उस छन्नी में या फिर उस कपड़े में ऊपर अटक गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी आपने क्या कर दिया, छान दिया। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे क्या है, लार्ज स्केल पे ये किया जा रहा है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, आप इमेज में देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन का यूज़ किया जा रहा है, यानी बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं। ये क्या है, आप ऐसा मान सकते हैं कि जो छन्नी का एक बड़ा रूप है, बड़ी बड़ी स्क्रीन का यूज़ किया जाएगा। स्क्रीन से क्या होगा, जो भी फ्लोटिंग होगा, यानी जो तैरता हुआ जो भी कूड़ा होगा, वो पानी से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल रिमूव हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे दिस स्टेप इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन। पहली क्या आपके पास प्रोसेस आ रही है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आ रही है। सेकेंड क्या होगा, सेडिमेंटेशन आएगा। सेकेंड में आप पढ़ेंगे फ्लोटिंग debris is removed by sequential filtration by passing through a wire mesh screen। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या है, ये फिल्ट्रेशन को ही कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या किया, जो फ्लोटिंग जो भी वेस्ट था, जो फ्लोटिंग कूड़ा था पानी में, उसे क्या किया गया, उसे स्क्रीन के द्वारा जब पानी को स्क्रीन के द्वारा पास कराया गया, स्क्रीन से पास कराया गया, तो क्या था, जो मोटा कूड़ा था वो यहीं अटक गया। आप यहाँ पे देखेंगे ये स्क्रीन है, यहाँ से क्या हुआ, पानी पास हुआ, तो जो मोटा मोटा कूड़ा था वो यहीं अटक गया, वो क्या था, पूरा यहाँ अटक गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसे हमने कहा फिजिकल रिमूव। यहाँ पे क्या हो गया, फिजिकल रिमूव हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जब यहाँ पे जो फिजिकली जो कूड़ा था, जो तैरता हुआ कूड़ा था, वो जब रिमूव हो गया, तो सेकेंड में क्या हुआ, आफ्टर दिस द ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है, सॉइल और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ग्रिड था, ग्रिड में क्या हुआ, ग्रिड इज रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन इन सेटलिंग टैंक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जो तैरता हुआ कूड़ा था वो यहीं अटक गया, जो पानी था वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स, यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये क्या है, ये मिट्टी भी थी, और क्या थे, बहुत और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो कि स्क्रीन से छन के यहाँ आ गए थे। क्योंकि आप क्या देखते हो, जो मोटा मोटा जो कूड़ा था, जो तैरता हुआ कूड़ा था, वो तो स्क्रीन में अटक गया, बट जो छोटे छोटे जो धूल के कण थे, मिट्टी के कण थे, और भी क्या था, जो ऑर्गेनिक जो मैटर था, वो क्या हुआ, वो यहाँ आ गया। अब उसे क्या क्या कर दिया गया, एक टैंक में डाल दिया गया। ये क्या है, एक टैंक है, ये क्या है, एक टैंक है। और इस कूड़े को हमने क्या कहा, इस कूड़े को हमने ग्रिड कहा। अब जब इस टैंक में हमने पानी डाला, तो हमने पानी को शांत छोड़ दिया कुछ देर के लिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो भी तो धूल मिट्टी के कण थे, वो यहाँ पे नीचे एकत्रित हो गए। आप ये कब देखते हैं, जैसे कि आपने क्या कर दिया, एक गिलास में पानी लिया, पानी में आपने उसमें कुछ मिट्टी घोल दी, पहले घोल दी, फिर आपने कुछ टाइम के लिए उसे उस गिलास के पानी को शांत छोड़ दिया। आप देखेंगे जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो यही क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, यानी जो छोटे छोटे धूल के कण थे वो नीचे बैठ गए। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे द सेडिमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। अब इसे हमने क्या कहा, ये जो नीचे जो बैठ गया है, इसे हमने क्या कहा, स्लज कहा।
जो नीचे बैठ गया उसे हमने क्या कहा, स्लज का। स्लज में क्या था, स्लज में क्या थे कि जो सॉइल के पार्टिकल्स थे, ऑर्गेनिक जो मैटर थे यानी जो एक्सक्रीटा था उसके भी क्या थे, यानी जो बारीक बारीक जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, नीचे बैठ गए, जिसे हमने क्या कहा, स्लज कहा। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एंड द सुपरटेंट फॉर्म्स द प्राइमरी एफ्लुएंट, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, नीचे वाला तो स्लज था, ऊपर वाला क्या था, एफ्लुएंट था। ये जो आपके पास आया ये क्या बचा, एफ्लुएंट आपके पास बचा। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंक्लूड नहीं है। सो क्लास, आज आपने पढ़ा सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा और आपने जाना कि इसमें क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग माइक्रोब्स है वो इंक्लूड नहीं है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।